Hello everyone, welcome back. This is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 14 that is ecosystem. So ecology के chapters हमने start कर दिए हैं और आज हम बात कर रहे हैं ecosystem के बारे में. So what is the question number 1? Most animals that live in deep oceanic waters are tertiary consumer, detritivores, primary consumer या फिर secondary consumer. यानी कि समुद्र में जो डीप में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे. तो क्योंकि डीप इनसाइड द वाटर द सनलाइट कुड नॉट रीच, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है गहराई में, तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन. ऑप्शंस हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन एंड सल्फर, सेडिमेंट्री साइकिल कार्बन एंड फास्फोरस. क्या ये बिल्कुल सही है? कार्बन क्या सेडिमेंट्री में आएगा? सल्फर क्या गैसियस में आएगा? नो. नेक्स्ट, गैसेस में सल्फर एंड फास्फोरस दे रखा है, गलत हो गया पहले ही. फिर देखिए गैसेस में कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड सेडिमेंट्री में सल्फर एंड फास्फोरस. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और जो सल्फर एंड फास्फोरस होते हैं दीज आर फाउंड एज सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कॉन्स्टेंट. द चेंजेस लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी. The gradual and predictable change in a species composition occurs in a given area. And the last option is the establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase. देखिए, ecological succession का मतलब है gradual changes जो कि किसी भी एक habitat में होंगे, उसके रिजल्ट में जो एक ऐसी पॉपुलेशन आती है जो नियरली इक्विलिब्रियम में रहती है उसको पायनियर कम्युनिटी नहीं क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. पायनियर कम्युनिटी वो होगी जो कि सबसे पहले इन्वेट करने वाली स्पीशीज है. क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जो किसी भी एक एनवायरनमेंट में सबसे लास्ट में आती है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेती है. तो ये गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सक्सेशन हो रही है और कोई चेंजेस ना हो, है ना. थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि गिवन एरिया में प्रेडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं. एब्सोल्युटली राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो फोर्थ वाला क्यों गलत है? क्योंकि लिखा हुआ है कि प्राइमरी जो सक्सेशन होती है वो फास्ट होती है. नो, सक्सेशन का मतलब मैंने अभी बताया जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी भी एक गिवन एरिया में मिलने वाली स्पीशीज कंपोजिशन में, उसको हम सक्सेशन कहेंगे. ठीक है. तो ये दो तरीके की होंगी, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. जो प्राइमरी सक्सेशन है वो ऐसे एरिया में स्टार्ट होती है जहाँ पर कोई सॉइल अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं न्यूली कूल्ड लावा का. ठीक है. तो वहाँ तो न्यू लाइफ की फॉर्मेशन में बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन फास्ट नहीं स्लो होती है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल at a tropic level at a particular time is called. किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर जो लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर का जो भी मास होता है उसको क्या कहा जाता है ना. तो ऑप्शंस देखेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर स्टैंडिंग क्रॉप या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और स्टैंडिंग स्टेट. देखिए, जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसका मतलब होता है the amount of biomass यानी कि organic matter present in a given tropic level. So the answer would be standing crop. और standing state का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जो nutrients यानी कि जो minerals present होते हैं किसी भी एक level पर. ठीक है. Next question, vertical distribution of different species. किसी भी एक biotic community में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग स्पीशीज का उसको क्या बोलेंगे? तो बेटे उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले ग्रास यानी कि घास आ गई, फिर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, तो ये ऐसे कर करके सबको अलग अलग पोजीशन दी हुई है.
इसी को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सेशन आर या फिर सेकेंडरी जो इवोल्यूशन एक तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, इट टेक्स प्लेस ऑन और इन, कहाँ पर होगी सेकेंडरी सक्सेशन? न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक या डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखिए न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या न्यूली कूल्ड लावा जो होगा और बेयर रॉक, यहाँ पर कोई भी सॉइल अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ की फॉर्मेशन होने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होगी, बिकॉज सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर सॉइल अवेलेबल होगी। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन ए। ट्री ड्वेलर्स मतलब पेड़ों पर रहने वाले। कहाँ पर मिलेंगे ट्री ड्वेलर्स सबसे ज़्यादा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, आगे देखिए, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, उसे क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, इसमें से कुछ वो यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन में, तो जब ऑर्गेनिक मैटर में से यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, इसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई इस तरीके से। क्या इक्वेशन होगी? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अर्थवॉर्म के आगे पायनियर स्पीशीज है, फिर सक्सेशन, देन डेट्रिटिवोर्स, इकोसिस्टम सर्विस, नेटालिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉलिनेशन। तो कौन सा किससे मैच करेगा? देखिए, जो अर्थवॉर्म है वो डेट्रिटिवोर होता है, यानी कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से, रॉ मटेरियल से या फिर डेट्रिटस से अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। तो ए का होना चाहिए सेकेंड। सक्सेशन क्या होगी? वे सक्सेशन रिलेटेड है पायनियर स्पीशीज से। सबसे पहले आने वाली जो स्पीशीज है उनको पायनियर स्पीशीज कहते हैं। जब पायनियर स्पीशीज कहीं पर पहुंचेंगी तभी तो सक्सेशन स्टार्ट होगी। देन इकोसिस्टम सर्विस, हमें क्या मिलेगा इकोसिस्टम से? पॉलिनेशन। देन पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रही है तो वहां पर बर्थ रेट होगा, यानी कि नेटालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आपको फॉस्फोरस साइकिल गिवन है, उसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले कंज्यूमर है, कंज्यूमर को कौन ऑब्टेन करेगा या फिर इनटेक करेगा? भाई कंज्यूमर थे। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये डेट्रिटस होते हैं जो कि क्या करेंगे? डेट्रिटस, जैसे कि लिटर गिर गया, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे को एनिमल ने खा लिया, एनिमल की अगर डेथ हो जाती है डेट्रिटस में बदल जाएंगे। ठीक है, फिर वो डेट्रिटस मिट्टी में यानी कि सॉइल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए, ये थे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये क्या थे? प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूसर मान लीजिए प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पर पत्ते उन्होंने गिराया तो वो लिटर हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये रॉक थी, रॉक की वेदरिंग जब हुई थी, है ना, तो उसके रिजल्ट में जो मिनरल्स थे सारे सॉइल के अंदर जाकर डिसॉल्व हो गए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अगर 20 जूल ऑफ एनर्जी इफ इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? क्वेश्चन क्या है? 20 जूल एनर्जी ट्रैप की गई है प्रोड्यूसर लेवल पर, तो कितनी एनर्जी होगी जो कि पीकॉक के लिए अवेलेबल होगी? ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, हमेशा जब भी एनर्जी फ्लो होता है तो वो 10% लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? 10% लॉ को फॉलो करेगा। तो प्लांट से माइस तक
जब एनर्जी ट्रेवल करेगी तो वो 10% होगी, किसकी 10% होगी, 20 की, ठीक है। तो 10% का मतलब है 1/10, तो 20 का 1/10 निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा। फिर उसका भी 1/10 निकाल लीजिए, 0.2 हो जाएगा। फिर उसका भी 1/10 यानी कि 10% निकालोगे तो फिर 0.02 जूल। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस को स्टोर कहाँ किया जाता है, रॉक में, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, कौन प्रोड्यूस करेगा उस ऑर्गेनिक मैटर को, कंज्यूमर। तो जब भी कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी करेंगे तो उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। देखिए, जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें आप बहुत सारे स्टेप्स पढ़ोगे, वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जब हम बात करेंगे कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंटेशन है उसका मतलब क्या होता है, जितने भी डेट्रेटिव ऑर्स होते हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म का एग्जांपल ले लीजिए, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे अब सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होने लगे, एंड वो जो सॉल्ट होता है उसके अंदर वो सॉइल में जाकर प्रेजेंट हो जाता है, डीप इनसाइड द सॉइल चला जाएगा, जहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल मैटर होते हैं वो डीप में चले जाते हैं सॉइल की, उस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद सॉइल में उसके डीप में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि कैटाबॉलिज्म करेंगे। फिर उसके बाद एक थिक अमॉर्फस लेयर बन जाएगी जिसको ह्यूमस कहा जाता है, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, ह्यूमिफिकेशन। एंड देन क्योंकि ह्यूमस अमॉर्फस है तो वो मिनरल्स को स्टोर करके रखेगी, रिजर्वियर होगी, एंड मिनरल्स को बाहर निकालना यानी कि मिनरलाइजेशन। तो ये सभी स्टेप्स होते हैं डीकम्पोजिशन में, ठीक है। देखेंगे कौन सा बिल्कुल ठीक है। तो क्या कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप होगा, नो। क्या लीचिंग में टॉप लेयर पर रहते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स, नो। क्या फ्रेगमेंटेशन में अर्थवर्म इन्वॉल्व होगा, यस। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्रेगमेंटेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, अर्थवर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस को कौन रिलीज करेगा, तो आप देखेंगे ऑप्शंस हैं, एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्राइट रिडक्शन, decomposition of organic nitrogen and conversion of dinitrogen to ammonium compounds। फिर लिखा हुआ है एंट्रिक फर्मेंटेशन इन कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, या फिर एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा और जो एनएरोबिक अमोनियम की ऑक्सीडेशन होगी उसी के रिजल्ट में नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड। अब प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है ना, ग्रास हॉपर, वॉल्फ, फाइटोप्लैंक्टन एंड लायन। वॉल्फ और लायन ये दोनों कार्निवोर्स हैं तो ग्रास को तो खाएंगे नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर तो वही होते हैं जो डायरेक्टली ग्रास को खाते हैं, है ना, हर्बीवोर्स होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन तो खुद ही क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। तो उसका मतलब है द आंसर वुड बी ग्रास हॉपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन मैन ईट्स फिश विच फीड्स ऑन जूप्लैंक्टन विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट्स द प्रोड्यूसर इन दिस चेन इज। भाई मैन है, मैन ने फिश को खाया, फिश ने जूप्लैंक्टन को खाया, जूप्लैंक्टन ने छोटे छोटे प्लांट्स को खाया,
तो इसमें प्रोड्यूसर कौन हुआ? सबसे पहले तो फूड चेन प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है, तो छोटे प्लांट्स यानी कि स्मॉल प्लांट्स ही तो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा ए, स्मॉल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम? सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस का जो रिजर्वियर होता है वो क्या है? रॉक। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस। वो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग गिवन चेन और फूड चेन। तो आपको एक फूड चेन गिवन है जिसमें ए पूछा है, वो क्या हो सकता है ना? तो देखिए, क्या वो रैबिट है, या फिर वो वॉल्फ होगा, कॉब्रा, या फिर पैट। बेसिकली फ्रॉग को छोटा सा एनिमल है, उसको खाने के लिए कोबरा रिस्पॉन्सिबल। तो इस फूड चेन में देखिए, रैबिट तो नहीं खा सकता फ्रॉग को, वो तो क्या करता है? हर्बीवोरस है। वॉल्फ नहीं खाएगा, खा सकता है वैसे, लेकिन फिर ईगल लिखा हुआ, इसलिए हम ऐसे एनिमल को कंसिडर करेंगे जिसको ईगल भी खा सके। तो यहाँ पर आएगा कोबरा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसको जो पिक्चर आपको गिवन है, इसको आपको देखना है और करेक्ट आंसर देना है ना? गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ इमेजिनरी, है ना? सो व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल्स? तो इन लेवल्स को आप देखिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है? लेवल PC इज इंसेक्ट्स एंड लेवल SC इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। देखिए, PC का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर्स, SC का मतलब है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यहाँ पर बी ऑप्शन गिवन है, लेवल PP इज फाइटोप्लैंक्टन इन सी एंड व्हेल ऑन द टॉप लेवल TC यानी कि टर्शरी कंज्यूमर। लेवल 1 PP इज पीपल ट्री एंड द लेवल SC इज शीप। लेवल PC इज रैट्स एंड लेवल SC इज कैट्स। देखिए, अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो भी इमेजिनरी जो पिरामिड हमें गिवन है उसके हिसाब से भी कहीं भी ये ऐप नहीं बैठते हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि किसी पॉपुलेशन में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, तो वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर फीड करने वाले जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या कम हो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 हमने पढ़ा था वही बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और ये लिखा हुआ है दैट दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी? उसमें एनर्जी फ्लो था, डीकम्पोजिशन था, प्रोडक्टिविटी भी थी, और इसके साथ जो फोर्थ पॉइंट था वो था न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना? तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, दिस इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। जो अपराइट यानी कि सीधा पिरामिड होता है नंबर का, वो कहाँ एब्सेंट होता है? इट कुड बी एब्सेंट इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट। आप बताइए कि जो रैबिट है क्या वो प्रोड्यूसर है या फिर वो कंज्यूमर है? तो प्रोड्यूसर होगा क्या? नहीं, वो तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैबिट एक कंज्यूमर है और जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसीरी इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स लाइक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर में डीप मिलने वाले जो वाटर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, वो ही रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोसीरी को। तो यहाँ पर जो वैलिस्नेरिया है, दिस इज वन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, सो द आंसर वुड बी वैलिस्नेरिया, यानी कि इसका ऑप्शन
डी बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चार्ट गिवन है ना, ये बेसिकली एक फूड वेब है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एनिमल्स को, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ना, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जब आप ABCD या 1 2 3 4 देखोगे तो हम चलिए करके देखते हैं ट्राई। 1 क्या हो सकता है, वेजिटेशन या सीड को खाने वाला कोई एनिमल। भाई ये तो कोई प्रोड्यूसर ही, ये तो कोई कंज्यूमर ही होगा, है ना। तो वो डियर होगा, डॉग, रैट या स्क्विरल। या तो वो डियर हो सकता है या फिर वो स्क्विरल भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, वेजिटेशन है उसको खा रहा है कोई, फिर फॉक्स उसको खा रही है। क्या रैबिट हो सकता है, स्क्विरल, डॉग या कैट। कैट या डॉग तो नहीं खाएंगे, स्क्विरल हो सकती है लेकिन डॉग नहीं था। तो यहाँ इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इट कुड बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो फिर बिल्कुल ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि आप जब यहाँ पर 1 2 3 4 करके देखेंगे तो सिर्फ डियर, रैबिट, फ्रॉग और रैट ही बिल्कुल सूट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26, देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। किसी भी एक एरिया में मिलने वाले मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लिविंग मैटर को क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज। जो टोटल सोलर रेडिएशन आती है उसमें से PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का जो परसेंट है वो कितना होता है। तो वो लगभग 50% होता है, लेस देन 50% हो सकता है इसका आंसर। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। किसके बारे में, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। तो ऑप्शंस हमें क्या क्या गिवन है, इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक, नो, क्योंकि वहां पर तो कोई सॉइल ही नहीं होती, वहां तो प्राइमरी सक्सेशन होगा। ऑप्शन बी, इट बिगिंस ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया, यस। तो जो डिफॉरेस्टेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर सॉइल अवेलेबल होती है, इसीलिए वहीं पर ही सेकेंडरी सक्सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। यानी कि आपसे पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है ना। इट इज बेस्ड, इट्स बेस इज ब्रॉड, it shows energy content of different tropic level organisms, it is inverted in shape, it is upright in shape। गलत स्टेटमेंट पूछिए तो याद रखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो उसका मतलब है ऑप्शन सी गलत होगा, है ना। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल्स इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पर एक ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा लेवल्स पर इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म आ सकता है, ठीक है। स्पैरो, लायन, गॉट, फ्रॉग। देखिए जो स्पैरो हैं देयर आर सम स्मॉलर एंड सम बिगर। तो ये जो स्पैरोज होती हैं वो फ्रूट ईटिंग भी होती हैं या सीड ईटिंग भी होती हैं और कुछ इंसेक्टिवोरस भी होती हैं, है ना। तो स्पैरो ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, उस पोजीशन पे भी आ सकती हैं या फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर की पोजीशन पर भी आ सकती हैं, वो भी एक ही समय पर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, स्पैरो। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 14 यानी कि इकोसिस्टम के। तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।